डेट है आज 16 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज की तरह, जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मेरा राशन मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप अभी लॉन्च की है। ये ऐसी ऐप है जैसे आपकी व्हाट्सअप काम करती है, ऐसी कुछ ऐप है जी जो प्ले स्टोर पर मिलेगी आपको। बामियान बुद्धाज, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, क्यों है इसे पूरी डिटेल में देखेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड क्या है इसके बारे में। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नॉट कंपलसरी फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। अभी AICTE ये एक रेगुलेटेड बॉडी है जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए रेगुलेशन रूल्स वगैरह बनाती है। उसने कहा है कि इंजीनियरिंग करने के लिए कुछ फील्ड ऐसी होंगी, उनके लिए मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं होंगी, अनिवार्य नहीं होंगी। तो पूरा डिटेल में देखेंगे इसे। इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स न्यूज़ में है, ये देखेंगे क्यों है न्यूज़ में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट न्यूज़ में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पैनल ऑन माथिकल सरस्वती रिवर, जो सरस्वती रिवर है उस पर एक पैनल बनाया है गवर्नमेंट ने, इसकी फाइंडिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो इसे पढ़ेंगे क्या है ये। इंडियाज़ फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, शॉर्टकट में बोलते हैं फॉरेक्स, नाउ वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट। इंडिया का जो फॉरेक्स है, यानी कि जो करेंसी डिपॉजिट होता है, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, वो इंक्रीज हो गया है जो RBI के पास होता है फॉरेक्स। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। अय्या वैकुंडा स्वामीकल, ये पर्सन है जी न्यूज़ में, ये कौन है इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन्हें वाई कुंठा भी बोलते हैं, THA लिखा होता है DA की जगह पे कहीं कहीं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र, ये अभी लॉन्च करने की बात हो रही है, ये क्या है देखेंगे। और भादर डैम न्यूज़ में है, इसकी लोकेशन देखेंगे और कौन सी रिवर पे, क्यों इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। मेरा राशन मोबाइल ऐप, ये अभी लॉन्च की है किसने रिसेंटली? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, इस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। ये ऐसी ऐप होगी जी प्ले स्टोर पे, जैसे आप जाके डाउनलोड करते हो ना, जैसे आपने टेलीग्राम कर लिया या आपने व्हाट्सअप कर लिया या कोई सी ऐप फोटो शॉप के लिए कोई ऐप लॉन्च आपने डाउनलोड कर ली, इंस्टॉल की, ऐसी ऐप मिलेगी प्ले स्टोर पे। इसका टारगेटेड ऑडियंस कौन है जी, किसके लिए काम करेगी ये ऐप? इस ऐप से जी पता लग सकेंगे वो लोग जो मूव करते हैं टू न्यू प्लेसेस इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो माइग्रेट करते हैं ना, पीपल माइग्रेट एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर आपके एजुकेशन के लिए। तो उनके लिए ये सुविधा होगी जी, राशन कार्ड होल्डर के लिए, जिनके पास राशन कार्ड होगा। वो क्या है, जैसे मान लो कोई MP से चला गया जी, कहीं पे पंजाब में चला गया, MP से पंजाब में, तो MP अब वो पंजाब में जाके इस मोबाइल जो ऐप होगी इससे देख सकता है कि कहाँ कहाँ पे राशन शॉप है, वो अपना राशन खरीद सकता है वहीं पे, क्योंकि ये लॉन्च की है वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत। ये उन बेनिफिशियरों को कवर करेगा जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और उन्हें पूरी कंट्री में कहीं पे भी वो राशन खरीद सकेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने स्टेट से ही खरीद सकेंगे। अभी क्या, जहाँ पे जिस स्टेट से वो हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहीं पे ही उन्हें राशन मिलता है। अब ये पूरे देश में, पूरे स्टेट में किसी में भी जाके खरीद सकते हैं राशन, अगर कहीं पे भी जाएंगे। ये प्रेजेंटली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कवर की गई है। अभी ये प्रेजेंटली क्या होता है, 60 लगभग इट कवर्स 69 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरीज इन द कंट्री। मतलब एक एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट ने 2013 में, 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें क्या है, सबको राशन मिलता है PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, उसमें राशन मिलता है। 2 रुपये किलो वीट मिलता है जी, गेहूँ हर महीने, और 3 रुपये किलो राइस मिलता है। तो ये लगभग 69 करोड़ लोगों को मिलता है ये राशन। तो इनको कवर करेगा जी ये मोबाइल राशन ऐप। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। बामियान बुद्धा न्यूज़ में है जी। बामियान बुद्धा क्या है, देखो जी ये बुद्धा ही है, महात्मा बुद्ध जी, ये आप मूर्ति देख सकते हो इनकी। ये बामियान जगह का नाम है जी, कहाँ पे, ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में कहाँ पे, हिंदू कुश माउंटेन है ना, हिंदू कुश पहाड़ का नाम सुना होगा ना, हिंदू कुश पहाड़ है जी एक, हिंदू कुश, हिमालय से वेस्टर्न साइड में, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है हिंदू कुश। उस पे जी बामियान वैली है, एक बामियान घाटी वैली, वहाँ पे रिवर फ्लो करती है बामियान के नाम से ही। वहाँ पे एक जगह है जी, वहाँ पे ये बामियान बुद्धा की मूर्ति बनी हुई थी। तो इसे मार्च 2001 में, 2001 में तालिबान ने, तालिबान आपको पता है वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक आतंकवादी ग्रुप है जी अफगानिस्तान में। यह आतंकवादी गतिविधि करता रहता है और गवर्नमेंट में बनाना चाहता है अपनी अफगानिस्तान में। लेकिन अभी क्या है,
इसने अपनी गतिविधियां छोड़ दी हैं, इलीगल एक्टिविटीज़, और अभी ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन यूएस ने भी मानने से मतलब हटा दिया आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से इसे। तो ये अभी वहाँ पे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो इसने पहले क्या 2001 में तालिबान ने इस जो मोनूमेंट्स थे यहाँ पे 2 बुद्धा के स्टैचू थे इस बामियान जगह पे, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इन्हें हटा दिया था। लेकिन 20 ईयर्स लेटर क्या है कि जो ये एनिहिलेशन क्या था ना, एनिहिलेशन का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, हटाई थी बुद्धा की मूर्ति, बामियान बुद्धा की, तो उन्हें दोबारा 3D प्रोजेक्शन के जरिए लाया जा रहा है। 3D प्रोजेक्शन का मतलब है जी, 3D प्रोजेक्शन का मतलब है कि जैसे लाइट के जरिए इमेज बना दी जाती है ना, वहाँ पे ओरिजिनल कोई इमेज नहीं है, लेकिन लाइट से क्या है इमेज बन जाती है। जैसे आपने बचपन में लेज़र लाइट चलाई होगी, लेज़र लाइट, रेड सी लाइट निकलती थी छोटे से इंस्ट्रूमेंट से, तो उस पर क्या है जैसे हम कोई दूसरा लगा लेते थे यहाँ पे आगे एक, मान लो कोई कवर सा लगा देते थे, वहाँ पे भगवान की मूर्ति बन जाती थी या कुछ मूर्ति बन जाती थी। ऐसे ही 3D लाइट से क्या है यहाँ पे बनाई जा रही है बामियान बुद्धा की मूर्ति। इस इवेंट का नाम है ए नाइट विद बुद्धा, जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब ये बामियान बुद्धा के बारे में थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं जी। ये जो बामियान बुद्धा बने हुए थे जी यहाँ पे मूर्ति, वर द ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता, ससानियन और हेलेनिस्टिक आर्टिस्ट, क्या हो रहा है ये, आर्टिस्टिक स्टाइल्स, मतलब जो यहाँ पे आर्टिस्ट हुआ करते थे ना, गुप्ता, सेसानियन और हेलेनिस्टिक रूरल के, मतलब एम्पायर हुआ करता था, गुप्ता एम्पायर, सेसानियन एम्पायर और हेलेनिस्टिक एम्पायर। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनको तीनों का कन्फ्लुएंस देखने को मिलता है बामियान बुद्धा में, समझे। इन तीनों ने मतलब इन तीनों के आर्टिस्ट ने मिलके इसे बनाया था, ऐसा मान लो आप। ये 5th सेंचुरी एडी में बनाया गया था इसे, जो बामियान बुद्धा की मूर्ति है जी यहाँ पे। और उस टाइम पे ये सबसे टालेस्ट स्टैंडिंग बुद्धा की मूर्ति हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड में, सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट। और इसे बोला जाता था, लोकल्स बोलते थे यहाँ पे, जो लोकल्स का मतलब है जी यहाँ पे जो पीपल रहते थे अफगानिस्तान में बामियान वैली के पास, साल साल या सामम सामामा बोलते थे इसे। साल साल का मतलब होता है लाइट साइंस थ्रू द यूनिवर्स, और समामा समामा का मतलब होता है क्वीन मदर। और इसे यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसे इफ़र्ट लगाए गए थे जी, कई बार इफ़र्ट कर चुके हैं लोग, मतलब इसे क्या कि बुद्धा की जो मूर्ति दोबारा उन्हें रिस्टोर किया जाए इन देयर निस का मतलब है जहाँ पे वो थे, हैबिटेट था जो इनका, जहाँ पे बामियान वैली में बने हुए थे। किस से बनाना दोबारा, विद पीसीज अवेलेबल। जैसे जब ये डिस्ट्रॉय की गई थी बामियान बुद्धा की मूर्ति, तो इनके पीसीज डिस्ट्रॉय कर दिए थे ना, काफ़ी तोड़ दी थी, तो जो पीसीज बचे हैं, जो उनके टुकड़े बचे हैं, उन्हीं को दोबारा उन्हीं से बुद्धा की मूर्ति बनाई जाए। ऐसे एफर्ट कई बार कर चुके हैं। अब बामियान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बामियान आप देख सकते हो मैप में, ये जी अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हिमालयाज ऊपर काराकोरम, और ये जी हिंदुकुश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुकुश माउंटेन, यहाँ पे बामियान वैली, और यहीं पे बामियान रिवर फ्लो करती है। ये देखो जी, सिचुएटेड इन द हाई माउंटेन्स ऑफ हिंदुकुश इन द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पे वैली है जी, जो बामियान रिवर फ्लो करती है, जहाँ पे बामियान रिवर का नाम है नदी का। और ये एंशियंट टाइम में क्या है, सिल्क रोड का पार्ट हुआ करते था। सिल्क रोड आप जानते हो ना, चाइना का सिल्क रोड था जी पहले एंशियंट टाइम में, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती थी एशिया के थ्रू, अफ्रीका, यूरोप, तो सिल्क रोड का एक पार्ट हुआ करता था अर्ली डेज में। यहाँ पे मर्चेंट, ट्रेडर, व्यापारीज, या कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज वगैरह आदि के यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं जी, ट्रेड वगैरह करते थे मर्चेंट यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट में, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नॉट कंपलसरी फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन्स AICTE। अभी क्या है जी, AICTE क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसने बोला AICTE ने कि जो इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए अब मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं होगी, अनिवार्य नहीं होगी। अभी क्या है, अभी इंजीनियरिंग करते हो आप सब्जेक्ट्स में, तो आपके लिए ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अब क्या है, आप स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होगा उनके पास, ये आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेने हैं या नहीं लेने हैं। कौन कौन सी फील्ड में ये अलाउ किए हैं जी, ये बायोटेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों में, कपड़ों की जी रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग करता है ना कपड़ों से रिलेटेड, या बायोटेक्नोलॉजी से, या एग्रीकल्चर में करता है इंजीनियरिंग, तो इन फील्ड में कोई अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कर फ्री किया जी ये। अंडर ग्रेजुएट का मतलब ग्रेजुएट ये जी, जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल या बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसके लिए आपको
पूरी छूट दी जाएगी। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले भी सकते हो या नहीं लेना, आपकी मर्जी है, ये कंपलसरी नहीं होगा। लेकिन जो बाकी के इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके लिए अभी मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको लेने पड़ेंगे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये पढ़ने ही पड़ेंगे। ये किसको देख के किया गया है? रिवाइज रेगुलेशन AICTE ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है ना जी, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टूडेंट्स को। लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है कि स्टूडेंट्स क्या है, ओनली नीड टू स्कोर 45% इन एनी 3 सब्जेक्ट। मतलब जो इस 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनमें केवल स्टूडेंट्स को 45% लेके आने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी क्या है, ऑफर करेंगी सूटेबल ब्रिज कोर्सेज, मतलब यूनिवर्सिटीज़ क्या है, कोर्स प्रोवाइड करेंगी मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ताकि स्टूडेंट्स क्या है जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं वो लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू वो डिजायर्ड रिजल्ट दे सकें, अचीव कर सकें कुछ, समझे। मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगी, जैसे क्लास चला दीजिए स्पेशल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग के ड्राइंग के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं उन वो अचीव कर सके डिजायर्ड लर्निंग, समझे। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च हुई थी जी 2020 में, थोड़ा इसके बारे में आउटलुक ले लेते हैं जी। इसका एम क्या था, टारगेट पॉलिसी का, ये 2020 में लॉन्च की गई। इसका था कि जो डीपली रूटेड इन इंडियन एथोस, मतलब कि जो इंडियन जो सदाचार संबंधी एजुकेशन थी जी, पहले इंडिया में एजुकेशन थी, उसको दोबारा से रिवाइव करना है और ऐसी एजुकेशन बनाना है कि इंडिया को पूरे ग्लोबली नॉलेज सुपर पावर बनाया जा सके बाय प्रोवाइडिंग ए हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। सबको हाई क्वालिटी की एजुकेशन देने के बाद कि इंडिया एक नॉलेज का सुपर पावर हो नॉलेज में। अब इस पॉलिसी की थोड़ी हाईलाइट देख लेते हैं क्या क्या किया गया इसमें। क्या जी, जैसे अभी एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, इसको इंक्रीज किया गया। पब्लिक स्पेंडिंग कितनी होगी एजुकेशन पे? पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, खर्च कितना करेगा, लगभग जितनी GDP है गवर्नमेंट की, स्टेट और सेंटर मिलके क्या है 6% तक उसमें खर्च करेंगे जी एजुकेशन पे सिर्फ। और मिनिस्ट्री का नाम पहले था जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चेंज कर दिया गया, इसका नाम था पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। अब डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए। उसमें क्या किया गया, एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये क्या करेगा, ये आइडियाज़ को एक्सचेंज करेगा जी टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे किया जाए लर्निंग असेसमेंट को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हेंस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाए। एक दूसरा सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट होगी, ये क्या करेगी, ये डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज डेवलप करेगी। जैसे मान लो जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लैब को बना दी इसने, कंप्यूटर वगैरह उपलब्ध करा दिए, या फिर कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करेगी जी ये टेक्नोलॉजी यूनिट। अब टीचर एजुकेशन रिलेटेड क्या है जी इस पॉलिसी में, देखो बाई 2030 तक क्या है, टीचर केवल वही टीचिंग कर सकेंगे जिनके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री है, मिनिमम डिग्री इतनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी क्या है JBT वगैरह BEd की होती है, जैसे 1-2 साल की होती है ना BEd, ये 4 साल की हो जाएगी, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा एक BEd का, उसके बाद ही टीचिंग कर सकता है कोई भी, कुछ किसी को टीचिंग करनी है, ये 2030 तक लागू हो जाएगा। और टीचर्स को क्या है ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन एजुकेशन मेथड्स की, या फिर कोई भी इंडियन सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उसको क्या है टू हेल्प द ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। अभी क्या है कि कुछ लोग डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते, कुछ बच्चे, तो उनको क्या है ये सबको डिजिटल एजुकेशन मिले, इसके ब्रिज को फिल करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर मान लो कोई जैसे कोविड-19 आया तो इमरजेंसी आई, सबको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी कोई इमरजेंसी आए तो आप ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा सको, ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को। अब स्कूल एजुकेशन रिलेटेड क्या इसमें बदलाव किया गया है, देखो जी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है ना उसको यूनिवर्सलाइज किया जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं जी, जैसे जब करते हैं ना एल के जी UKG होता है ना, प्राइमरी से पहले प्री, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास से पहले होता है ना, UKG LKG में होते हैं बच्चे 2-3 साल के, तो ये रेंज कितनी होगी एज 3 ईयर से लेकर 6 ईयर तक बच्चे जो होंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन में, उसको यूनिवर्सलाइज का मतलब ये है जी, अभी क्या सारे स्कूल्स में नहीं होती ना ये क्लासेज UKG LKG, अभी कुछ स्कूलों में होती हैं। अब ये सारे गवर्नमेंट स्कूलों में होंगे 2025 से, 2025 से जब क्लासेस शुरू होंगी तो सारे स्कूल में लागू होंगे ये।
अभी कुछ प्राइवेट स्कूलों में ही होती हैं जी, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में, तो सभी स्कूलों में नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सलाइज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। प्री स्कूल से लेके फर्स्ट क्लास से लेके जी सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करेंगे, जिसमें क्या है 100% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाई 2030। 2030 तक जो क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 100% होना चाहिए। ये GER क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब है जी कि 100% क्या है बच्चों का इनरोलमेंट हो, कि जो कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो, सब बच्चे को स्कूल में जाने का अवसर मिले। तो ये इसमें इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है। ए न्यू स्कूल क्यूरिकुलम विद द कोडिंग एंड वोकेशनल स्टडीज़ फ्रॉम क्लास 6 विल बी इंट्रोड्यूस्ड। एक क्या जी, अभी जैसे मान लो आप 10th क्लास करते हो, तो 10th क्लास के बाद आप क्या है वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो। मान लो ITI कर सकते हो आप, है ना, एक 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 फील्ड है जी ITI ले सकते हो। फिर और फील्ड में जा सकते हो, आर्ट में, फिजिक्स में, मतलब आर्ट लेनी है आपको, या साइंस से पढ़ना है आपको, मेडिकल नॉन मेडिकल, या फिर कॉमर्स लेनी है जी आपको। ये 10th के बाद ही कर सकते हो अभी आप, लेकिन ये क्लास 6 से आपके पास ऑप्शनल होगा जी वोकेशनल स्टडीज़ का, ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और टिल क्लास 5th क्लास तक आपको मदर टंग में, जो चाइल्ड की मदर टंग होगी ना, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे मान लो जी अगर आप तमिलनाडु में पैदा हुए हो और आपकी मदर टंग कौन सी है, मातृभाषा आपकी तमिल है, तो आपको तमिल में पढ़ाया जाएगा 5th क्लास तक। अगर मान लो आप पंजाब में हो तो आपको पंजाबी में पढ़ाया जाएगा 5th क्लास तक। ये इसमें होगा जी। दूसरा, न्यू क्यूरिकुलम और पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। क्या है जी, पेडागोगिकल का मतलब होता है जी एजुकेशनल रिलेटेड, एजुकेशन से, शिक्षा से। इसमें होगा जी 10+2 जो क्यूरिकुलर है ना, अभी क्या 10+2 होता है ना, 10+2 का मतलब है जी 10th क्लास के बाद क्या है हम चूज करते हैं फील्ड, किस में जाना, हम साइंस में, आर्ट में या कॉमर्स में। तो ये जो स्ट्रक्चर है अब होगा 5+3+3+4 डिज़ाइन। इसका क्या मतलब है कि चिल्ड्रन क्या है 5th क्लास के बाद ही चूज कर सकेंगे। जैसे उन्हें मैथ पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना, जैसे बहुत से लोग मैथ से डरते हैं ना, गणित से, तो मैथ पढ़ना है नहीं पढ़ना वो चूज कर सकेंगे, ऐसी कुछ ऑप्शन होंगे। और 5 ईयर ऑफ फाउंडेशनल स्टेज होगी जी 5 ईयर की। ये होगा 3 इयर्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड्स 1-2, मतलब पहली दूसरी क्लास, और 3 ईयर होंगे जी प्री प्राइमरी के, UKG LKG के 3 ईयर होंगे ना, जो उनको मिला के 5 साल होंगे फाउंडेशनल स्टेज के, जिसमें आप ABCD वगैरह सीखोगे। ये प्री प्राइमरी स्कूल की मतलब ये है। 3 इयर्स का प्रीपरेटरी होगा जी 3 इयर्स का। प्रीपरेटरी का क्या मतलब है कि इसमें लेटर प्राइमरी स्टेज बोलते हैं इसको। ये क्लास 3, 4, 5 तक आपका उसको बोला जाएगा प्रीपरेटरी स्टेज बोला जाएगा। और 3 साल की होगी मिडल, 3 इयर्स की मिडल स्टेज होगी, जिसे अपर प्राइमरी बोला जाएगा, ग्रेड 6, 7, 8 तक। उसके बाद 4 साल होंगे जी हाई सेकेंडरी स्टेज के, इसे हाई स्टेज बोला जाएगा या सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा, 9 से लेकर 12th क्लास तक। तो इसमें आप चूज कर सकोगे जी अपने सब्जेक्ट अपने हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है जी अपना इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल एंड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये भी न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली क्या है, इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल बनाया जी एक मिनिस्ट्री ने, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया सेंटर को। इसने क्या रिकमेंडेशन किया, सिफारिश क्या की है, इसने बोला है डीक्रिमिनलाइज डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है जी, डिफेमेशन का मतलब है कि मानहानि, जो मानहानि का केस कर देते हैं ना किसी के, मान लो कि आपने रेस्पेक्ट, सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो केस कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो डिफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज करने को कहा है। डीक्रिमिनलाइज का मतलब है जी अपराध की लिस्ट से बाहर निकालो, आउट ऑफ द क्राइम से बाहर निकालो इसको, कि डिफेमेशन एक क्राइम नहीं होना चाहिए। कंसेंट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शुड बी मेड ए प्री रिक्विसाइट बिफोर द फाइलिंग एन FIR अगेंस्ट द मीडिया और पब्लिकेशन। अगर मान लो जी मीडिया के खिलाफ या किसी पब्लिकेशन के खिलाफ, न्यूज़पेपर के खिलाफ आपको FIR दर्ज करानी है, समझे, रिपोर्ट दर्ज करानी है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी है जी, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। प्री रिक्विसाइट का मतलब है जी कि इसकी सहमति लेनी पड़ेगी। कंसेंट का मतलब सहमति, प्री रिक्विसाइट का मतलब है पहले, कि पहले आपको ये कंडीशन असेंशियल है। प्री रिक्विसाइट का मतलब असेंशियली आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, अगर किसी न्यूज़पेपर या चैनल के खिलाफ आप केस कर रहे हो, FIR लिखा रहे हो। अब ये इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल क्या है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सेटअप किया था। इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल मतलब लोगों को मिला के एक बना दिया जी ग्रुप, उसी को बोले इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल। 2020 में बनाया ये क्या है, इसने कहा इट्स टास्क टू इम्प्रूव इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
इसके टास्क दिया गया, टास्क का मतलब है जिसे जॉब दी गई, काम दिया गया है, जो ये मॉनिटरिंग सेल बनाया ना, इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल, तो इसको काम क्या दिया गया कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होती है उसमें इंडिया की रैंकिंग को इम्प्रूव कैसे किया जाए, आपको सजेशन दो। तो ग्रुप क्या है ये मैकेनिज्म तैयार करता है फॉर स्टेट्स टू कम अप विद देयर ऑन रैंकिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम, के प्रेस फ्रीडम में स्टेट्स की रैंकिंग भी इम्प्रूव हो सके, उसके लिए रिकमेंड करता है जी। इसकी कंपोजिशन क्या है जी, जो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल बनाया है इसमें कौन कौन लोग होंगे, इसमें जी एक डायरेक्टर जनरल होगा, डायरेक्टर जनरल किसका, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, पीआईबी का डायरेक्टर जनरल होगा इसमें। ऑफिसर्स होंगे कहाँ से, फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, जितने भी न्यूज़पेपर हैं जी उनके रजिस्ट्रार होंगे। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रेस फैसिलिटेशन यूनिट से मेंबर होंगे। इनके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होंगे और नीति आयोग का सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे। कौन कौन मेंबर होंगे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो। पीआईबी के डायरेक्टर जनरल भी होंगे इसमें और कुछ प्रेस वगैरह से होंगे। अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये पेरिस बेस्ड रिपोर्ट है जी एक, जो कौन निकालता है इस रिपोर्ट को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अब फ्रांस में फ्रेंच भाषा में इसको बोलते हैं जी रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, RSF, और इसे इंग्लिश का में इसका मतलब निकालें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है, जो तैयार करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी जी लेटेस्ट, ये अप्रैल 2020 में इंडेक्स निकाली गई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 180 देशों में से जी 142 नंबर पे था इंडिया। अब इसके पैरामीटर्स क्या है जी, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालते हैं किसके बेस पे निकालती है, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये जो संस्था निकालती है ऑर्गेनाइजेशन, ये निकालती है जी प्लूरलिज्म के बेस पे, मीडिया इंडिपेंडेंस के बेस पे, इन्वायरमेंट के बेस पे, एंड सेल्फ सेंसरशिप, लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रांसपेरेंसी, ये मेन है जी ट्रांसपेरेंसी, लीगल फ्रेमवर्क ये सारे, और इनके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया जिनके बेस पे देखती है कि मीडिया को फ्रीडम है कितनी है नहीं है उस देश में। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कमीशन ना गवर्नमेंट ने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके, ऑर्डिनेंस पास करके बनाया था जी। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है हिंदी में अध्यादेश। अध्यादेश कब पास किया जाता है जी, ये आर्टिकल 123 में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट के लिए पावर है जी, प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है, और आर्टिकल 213 में गवर्नर बना सकता है जी ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी लॉ, ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाके। कब लाया जाता है जी ऑर्डिनेंस, तब लाया जाता है, देखो जी कोई भी लॉ बनाना है, कानून बनाना है तो कैसे बनता है, पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा से पास कराना पड़ता है, राज्यसभा से पास कराना पड़ता है, और फिर प्रेसिडेंट की असेंट लेनी पड़ती है, सहमति, तब जाके लॉ बनता है। ये पार्लियामेंट के पार्ट है। लेकिन अगर मान लो जी पावर दी हुई है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे जी होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस, ये सारे जितने भी मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जी, आपके रक्षा मंत्री जैसे, या होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जितने भी हैं, और पीएम, ये एडवाइस जो देते हैं जी प्रेसिडेंट को वो बाध्य होती है, प्रेसिडेंट उसे मानना ही पड़ता है जी। अपने डिस्क्रिप्शन से कुछ नहीं करते प्रेसिडेंट, जो पीएम बोलते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो ही करते हैं। बस इनके पास एक ऑप्शन होता है कि रिकंसिडर करने के लिए एडवाइस को एक बार भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा एडवाइस दी तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, संविधान में, तो मानना ही पड़ता है। अब अध्यादेश क्या है जी, ये ऑर्डिनेंस, जब मान लो जी पार्लियामेंट का दोनों सेशन, दोनों हाउस हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है, और सेशन में नहीं है या फिर एक हाउस सेशन में नहीं है, मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो क्या है ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जी, कोई लॉ बना सकते हैं, कानून। तो ये कब तक लागू होता है, ये 6 वीक तक लागू होता है जी, 6 वीक, 6 हफ्ते तक। कब से 6 हफ्ते कौन से होते हैं जी, 6 हफ्ते होते हैं जब हाउस सेशन में आएगा, मान लो जब लोकसभा राज्यसभा का सेशन लगेगा जी, जैसा अभी बजट सेशन लगा, बजट सेशन, तो बजट सेशन के शुरू होने तक, जैसे मान लो 1 फरवरी को शुरू हुआ तो 1 फरवरी से लेकर 6 वीक तक, 6 वीक्स का मतलब है जी 42 डेज तक ये पास कराना पड़ता है ऑर्डिनेंस। जो भी पास किया था ऑर्डिनेंस के जरिए, कोई भी लॉ बनाया था, वो ऑर्डिनेंस कानून बनाने के लिए दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में और प्रेसिडेंट से असेंट लेनी पड़ती है विद इन 6 वीक। नहीं ली तो ये कोलैप्स कर जाएगा, मतलब डिस्टर्ब, कोलैप्स का मतलब है जी खत्म हो जाएगा, कैंसिल, रद्द हो जाएगा। अब आर्टिकल 213 के अंदर ये गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जी, इसी प्रोसेस से। वहाँ पे विधान सभा होती है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जरिए उसे पास कराना होता है, वो सारा प्रोसेस ऐसा ही होता है।
अब ये क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एक ऑर्डिनेंस लाया प्रेसिडेंट ने, उसके थ्रू क्या है, एक ये कमीशन बनाया, किसके लिए, इन द नेशनल कैपिटल रीजन में और एडजॉइनिंग एरियाज जी, जो एडजॉइनिंग एरियाज का मतलब है जी जो नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली, उससे जो एरिया लगते हैं, जैसे हरियाणा हो गया जी, या फिर आपका राजस्थान हो गया या यूपी हो गया, ये जो एरिया रखते हैं दिल्ली लगता है, तो ये सारे एरिया को कवर करता है जी ये कमीशन। ये एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं जी इसके बारे में। ये 5 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ ये क्या है, ऑर्डिनेंस से लैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि ये एक्ट नहीं बन चुका, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, और ये पास नहीं हुआ जी अभी तक। पहले क्या हुआ था, ये कमीशन बनाया गया था जी, पहले एक बॉडी हुआ करती थी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA शॉर्टकट में बोलते हैं। इसे डिजोल्व का मतलब ख़त्म कर दिया गया, और ये कमीशन बना दिया गया इसकी जगह पे। ये कमीशन था जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम है जी, एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। ऑर्डिनेंस का नाम था, अक्टूबर में 2020 में लाया गया, जिसका नाम था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। इस नाम से ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके थ्रू ये कमीशन बनाया गया फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। अब इसकी कंपोजिशन क्या थी जी, इसमें मेंबर कौन कौन थे जी, चेयरपर्सन था इसका। चेयरपर्सन कौन होता, रैंक ऑफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है जी इसका चेयरमैन। कमीशन में क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती, क्योंकि इसे एक्ट के जरिए बनाया जाता है, एक्ट पास कराया जाता, तो एक सांविधिक संस्था होती है अगर ये पास हो जाता। कमीशन क्या है, सुपरसीड करता सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। अभी क्या है, CPCB है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, तो उनको क्या है, ये सुपरसीड करता, मतलब उनके ऊपर पावर अपनी एक्सरसाइज करता, अथॉरिटी एक्सरसाइज करता। जैसे दिल्ली हो गया जी, दिल्ली का जो दिल्ली का है ना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको डायरेक्शन देना कुछ, पंजाब के को, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन होता है ना, जो पराली जलाते हैं ये, जैसे जब पैडी बोते हैं जी, पैडी चावल, जो धान बोते हैं, धान बोलते हैं, तो उसके बाद जो चारा बचता है ना, चारा, उसे बोलते हैं पराली। पराली उसको क्या है, किसान जला देते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, और इस सारे एरियाज़ में, राजस्थान, यूपी, राजस्थान, पंजाब वगैरह में, तो इसको ना जलाएं, इसके लिए भी डायरेक्शन देना। तो ये सब के लिए ये कमीशन बनाया जा रहा था, लेकिन अभी कोलैप्स कर गया। इट विल हैव द पावर्स टू इशू द डायरेक्शन टू द दीज स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके पास पूरी पावर होती कि जो भी स्टेट है ना, ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनको क्या है कि डायरेक्शन दे सकता था ये, कि एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो डायरेक्शन माननी पड़ती। अब इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे चलता है जी, इसका पूरे NCR रीजन पे, इंक्लूडिंग हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान, सारे रीजन पे चलता। और जो CPCB है जी और इसरो, ये इसके पार्ट होते जी। ये क्या करते, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर ये काम करते कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। ये बॉडी के पास कुछ पीनल पावर भी होती है। क्या पीनल पावर का मतलब है जी, पनिशमेंट की पावर। ये क्या आपको दंड दे सकता था अगर कोई नहीं मानता, मान लो स्टेट वगैरह कोई नहीं मानता इसकी डायरेक्शन, या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं मानती, कोई इंडस्ट्रीज है जी, कोई कंपनी है, वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, उसकी जो प्रोडक्शन कर रही है उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा, प्रदूषण, क्या उसको कोई पनिशमेंट दे सकती थी ये? उसका जवाब है यस, बिल्कुल जी, इसके पास पूरी पावर थी उसको पनिशमेंट देने की। 1 करोड़ तक का फाइन लगा देती है, और इम्प्रीजनमेंट ऑफ अप टू 5 ईयर, 5 साल की जेल दे देती जी। इम्प्रीजनमेंट का मतलब है जेल कैद, 5 साल की सज़ा सुना सकती थी। तो यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना पैनल ऑन माइथिकल सरस्वती रिवर। जो माइथिकल सरस्वती रिवर है जी, इसके ऊपर एक पैनल बनाया गया कि इसके खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ये देखो जी, सरस्वती रिवर ये फ्लो करती है जी यहाँ से आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान से होके, फिर ये गुजरात में आके रन ऑफ कच्छ में मिल के अरेबियन सी में मिल जाती है। ये पहले हुआ करती थी, अभी है नहीं, अभी है नहीं। इसके बस क्या है, एविडेंस मिलते हैं कि ऐसी कोई रिवर हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में। क्योंकि ऋग्वैदिक जो हैं जी, ऋग्वैदिक के कुछ बुक हैं और वैदिक काल की जो बुक हैं, लगभग कितने साल पहले की बात है ये, लगभग लगा लो जी, हड़प्पा संस्कृति कब थी, 2500 BC से लेकर 1700 तक। इसके बाद आता जी ऋग्वैदिक काल, फिर लेटर वैदिक काल। तो ये लगा लो जी कम से कम 2000, ये लगभग 4000 साल पहले की बात हो रही है। तो उन जो बुक लिखी हुई हैं 4000 पहले की, उनमें ये रिवर हुआ करती थी। इसके साक्ष्य मिले जी, एविडेंस कि ऐसी कोई रिवर थी। जो मैथिकल स्टोरी का मतलब है जी काल्पनिक, मैथिकल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। जो स्टोरी लिखी हुई है जी, बहुत सारी बुक लिखी हुई है, उनमें इसका मेंशन है सरस्वती रिवर का। तो अब इसके लिए खोज के लिए एक पैनल बनाया जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई साहब पता करो ऐसी रिवर थी तो कहाँ पे थी, कैसा, सारा पूरा पता करो इसके बारे में। तो सेंटर ने क्या जी, रिकन्स्टिट्यूट किया है एन एडवाइजरी कमेटी टू चॉक आउट ए प्लान फॉर स्टडिंग ए माथिकल
सरस्वती रिवर को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई है जी, एडवाइजरी कमेटी, कि वो चॉकआउट करेगी एक प्लान। चॉकआउट का मतलब है जी प्लान बनाएगी कि फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान बनाएगी। ये पैनल बनाया गया था जी, ये एंड हो गया था, एक पैनल 2019 में बनाया गया था, लेकिन दोबारा इसे रिवाइज किया गया, कमेटी बनाई गई है। ये ASI है जो इसने हेड फर्स्ट सेटअप ए कमेटी ऑन December 28, 2017 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। जो ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने 2017 में एक कमेटी बनाई थी जो 2 ईयर के लिए 2019 में समाप्त हो गई। उसने भी ये जो सरस्वती रिवर है इस पर डिस्कवरी करने के लिए, खोज करने के लिए बनाई गई थी। अब ये ASI क्या है जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मान लो जी एक इंस्टीट्यूट है जी, संस्था है जो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर। ये कब बनाई गई थी, आज़ादी के पहले की है जी, 1861 में बनाया था अंग्रेजों ने। किसने बनाया था इसे, एलेक्जेंडर कनिंघम ने। कई बार बताया मैंने, एलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया इसे, और वो ही इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे जी, कनिंघम ही इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने बनाया था 1861 में। किस लिए बनाया था, जो कि मोनूमेंट्स है ना, विरासत वगैरह, जैसे जी ताजमहल हो गया, आपका रेड फोर्ट हो गया, जो ऐसी विरासत की जो हमारे धरोहर हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, इसलिए बनाया था। तो अभी जो ये कमेटी बनाई है जी, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, इसके कौन कौन मेंबर होंगे, इसके चीफ कल्चरल मिनिस्टर होंगे जी, मतलब इसके मेंबर होंगे कल्चरल मिनिस्टर। और इसमें ऑफिसर्स होंगे जी, कहाँ कहाँ से, कल्चर से, टूरिज्म से, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, इन सारी मिनिस्ट्री से ऑफिसर होंगे जी, IAS वगैरह होंगे जी, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कमेटी में, जो किस पे रिसर्च कर रही है, सरस्वती रिवर पे। और इसरो से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे जी, कुछ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ गवर्नमेंट से भी होंगे जी, कुछ जैसे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान से भी कुछ ऑफिसर्स होंगे। और जो ये ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इसके भी कुछ ऑफिसर होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कमेटी में। अब सरस्वती रिवर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं जी, वो देख लिया हमने कहाँ से ये फ्लो करती है, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है जी, सोर्स कहाँ से निकलती है। आपने कैलाश रेंज का नाम तो सुना ही होगा, कैलाश पर्वत कहाँ पे, तिब्बत में। तिब्बत चाइना का ही पार्ट है जी, चाइना से कैलाश पर्वत है, उसके वेस्टर्न साइड में एक कपाल तीरथ नाम की जगह है जहाँ से निकलते हैं सरस्वती रिवर, और फिर वहाँ पे साउथवर्ड मानसरोवर झील है जी, वहाँ पे फ्लो करती है, और फिर आगे इंडिया में आ जाती है जी, घुस जाती है। उसके बाद ये हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात वगैरह में फ्लो करके पाकिस्तान में जाती है, फिर रन ऑफ कच्छ में आ जाती है जी, मतलब ऐसे जाके, और ये पाकिस्तान में जाके वापस गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आ जाती है, और यहाँ पे ये फ्लो करती है। फिर ये रिवर की 2 ब्रांच है जी, एक वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। हिमालयन बॉर्न सतलुज साइड है जी एक, जो क्या करती है, फ्लो करती है, जो प्रेजेंट डे जो घाघर और पटियाली वाली रिवर है ना जी, वहाँ पे प्रेजेंट डे पे वहाँ पे फ्लो करती जी ये। और जो इसकी वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड देखो जी, जब रिवर जहाँ से फ्लो करती है, जैसे यहाँ से फ्लो कर रही है, ये सोर्स है, तो इसकी वेस्टर्न साइड कौन सी होगी, ईस्टर्न साइड ये हो गई, जहाँ से फ्लो करती है वहाँ से देखते हैं, समझ गए। जैसे जी ये आदमी खड़ा है, ये आदमी इधर खड़ा है, मुँह इसका इधर की तरफ है, इधर की तरफ, और ये नॉर्थ है जी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट साइड है, सॉरी वेस्ट साइड है। तो इसका ईस्टर्न साइड किधर है, इसका सीधा हाथ इधर है ना, तो ये ईस्टर्न साइड होगी ना। अगर मान लो ये, मतलब राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम, अगर ये आदमी इधर जा रहा है तो इसका राइट किधर है, ईस्टर्न साइड की तरफ, और अगर मान लो इधर से आ रहा है तो इसका राइट हैंड किधर होगा, वेस्टर्न साइड की तरफ। ऐसे ही जी जो ये है रिवर, इसका देखते हैं इसके लेफ्ट और राइट में कौन कौन है। लेफ्ट और राइट इसका होता है, जहाँ से फ्लो करती है वहाँ से देखते हैं, इधर से आ रही है, जैसे यहाँ से ये इधर की तरफ आ रही है, तो ये इसका राइट हो गया इधर की साइड, और ये लेफ्ट हो गया। तो इसके लेफ्ट साइड में जो ब्रांच थी जी, ये इसको बोलते थे, जो मरकंडा और सरस्वती रिवर है जी, इसकी जो साइड है, और टॉन्स यमुना भी बोला जाता है इनको, मरकंडा और सरस्वती को। अब इसका जो कॉन्फ्लुएंस होता था दोनों ब्रांचों का, कहाँ पे होता था, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड की जो ब्रांच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी सरस्वती रिवर। ये सत्रना है जी, एक साइट है पटियाला से 25 किलोमीटर दूर, वहाँ पे दोनों मिल जाती थी, दोनों ब्रांच। और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ पे जाके मिल जाती है जी ये वेस्टर्न सी, और जाके गल्फ ऑफ वेस्टर्न सी से मिल जाती है, जो अरेबियन सी है वहाँ पे। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, ये इतना कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जो इसका सोर्स है ना, कहाँ से निकलती है वो याद जरूर करना आपको। सोर्स कैलाश रेंज के वेस्टर्न साइड से जो सोर्स है कपाल तीरथ। अब ये हिस्टोरिकल एविडेंस क्या क्या मिले जी इसमें, कहाँ कहाँ पे एविडेंस है, एविडेंस का मतलब प्रूफ, साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले इसके। देखो जी, जो ऋग्वैदिक रिवर मेंशन है हमारे स्क्रिप्चर्स में,
ऋग्वेदा में, लेटर वैदिक में या पोस्ट वैदिक में जो भी टेक्स्ट हैं जी, बुक है, उनमें ये मेंशन है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें। और बुक 6 है ना ऋग्वेदिक की, बुक 6 नंबर है, उसमें हिम्न में भी लिखा हुआ है जी। हिम्न का मतलब है जो मंत्र लिखे हुए हैं ना, मंत्र, हिम्न ऋग्वेदिक में, उसमें भी लिखा हुआ है जिसका नाम है जी नादिस्तुति सुक्ता। ये सरस्वती रिवर का ही नाम है, सरस्वती रिवर के ही प्रेज में ये वर्ड लिखे हैं, नादिस्तुति सुक्ता। तो इसे एक परफेक्ट मदर माना जाता था, सरस्वती को परफेक्ट मदर, संपूर्ण माता, और अनसरपास्ड रिवर या सुप्रीम गॉडेस के नाम से भी जी जाना जाता था इसको। लगभग 2000 ईयर्स बिटवीन 6000 से लेकर 4000 BC में जी सरस्वती रिवर फ्लो करती थी, और इसे ग्रेट रिवर समझा जाता था उस टाइम पे। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नाउ वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट। अभी क्या है, जो फॉरेक्स है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व है जो RBI मेंटेन करता है, ये रिजर्व बढ़ गया है जी, पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट नंबर पे आ गया इंडिया। जितना पैसा जी फॉरेन मतलब फॉरेन करेंसी होती है ना, जो डॉलर हो गया जी, या कोई करेंसी येन हो गई, या करेंसी होगी जी रेन मिन भी चाइना की, तो इनका जो रिजर्व होता है उसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये इंडिया का 4थे नंबर पे आ गया, इंडिया के पास मतलब 4थे नंबर पे। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, क्योंकि FDI इंक्रीज हुई है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। लेकिन मार्च 5 में क्या है, लगभग $4.3 बिलियन डिक्रीज हो गए फॉरेन करेंसी, फिर भी इंडिया 4th नंबर पे है। और अभी कितना है इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? $580.3 बिलियन, इतने डॉलर हैं जी इंडिया के पास। और चाइना के पास सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है जी, उसके बाद जापान, स्विट्जरलैंड और फिर इंडिया के पास। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी अपना अय्या वैकुंडा स्वामिकल। वैकुंडा इसे कहीं पे THA लिखा होता है जी, DA की जगह वैकुंठा। तो ये जी न्यूज़ में है, अभी क्यों न्यूज़ में है उससे पहले आप इमेज देखो जी, ये इमेज है जी इनकी, ये जी अय्या वैकुंडा स्वामिकल। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है जी क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्राइब्यूट दिया है जी, इसलिए श्रद्धांजलि देना, मतलब एक तरह से बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, ये मान लो। अय्या वैकुंडा सरस्वती का जन्म होता है, ये स्वामिकल, अय्या वैकुंडा स्वामिकल का जन्म कब होता है? 1809 में, और 1851 में इनकी मृत्यु हो जाती है जी। ये ग्रेट थिंकर और सोशल रिफॉर्मर थे जी 19th सेंचुरी का। और ये जो त्रावणकोर साम्राज्य था ना, प्रिंसली किंगडम ऑफ त्रावणकोर, उसके कार्यकाल में रहते थे ये, मतलब वहाँ पे रहते थे केरल में, केरल से आते हैं जी, केरल में इनका जन्म होता है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की जी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बोला जाता है जी इसको, जिसका नाम था समता समाजम। इन्होंने 1836 में 1836 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, किस लिए? ताकि क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे सोसाइटी में, इसको ख़त्म किया जा सके। तो एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था कि सोसाइटी में रिफॉर्म, सुधार लाना है जी, इसलिए इन्होंने बनाया ये इन्होंने क्या जी, ही वॉज द फर्स्ट टू इंस्टॉल ए मिरर फॉर वर्शिप इन साउथ इंडिया। इन्होंने साउथ इंडिया में क्या जी, मिरर लगवाए, मतलब मंदिरों में मूर्ति की जगह मिरर लगाए, शीशे लगवाए पूजा करने के लिए। मतलब इनका मानना ऐसा होगा कि हर इंसान में भगवान वास करते हैं, आप मिरर की पूजा करो, मतलब अपनी पूजा करो, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। ही वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ ए न्यू पाथ ऑफ स्पिरिचुअल थॉट्स नेम्ड अयावजी। इन्होंने नया एक पाथ बनाया जी, नया तरीका बताया स्पिरिचुअल थॉट्स का, जिसका नाम था अयावजी। तो ये अयावजी और समता समाजम, ये किससे रिलेटेड है, बस ये याद रखना आपको। और इनका नाम अयावकुंडा जो स्वामिकल है, इनको एक फेमस स्लोगन है जी, फेमस नारा, स्लोगन का मतलब होता है नारा, वो जरूर याद रखना। क्या है? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन क्लेन, वन वर्ल्ड, वन गॉड। एक जाति, एक धर्म, एक गोत्र, एक विश्व और एक भगवान, एक ईश्वर। इनका प्रमुख नारा जी ये बोला करते थे। और इन्होंने जी एक एजिटेशन को लीड किया, मतलब नेतृत्व किया, जिसका नाम है मेल मुंडू समारम। तो ये भी याद रखना किससे रिलेटेड है। तो इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। आत्मनिर्भर निवेश मित्रा, ये क्या जी, एक पोर्टल होगा जी, जो लॉन्च करेगा कौन? अभी लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च करने वाले हैं इसे। कौन लॉन्च करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DPIIT। बहुत फेमस डिपार्टमेंट है जी, हर दिन न्यूज़ में रहता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है जी। हर 2-3 साल में UPSC PSC कोई भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है, इसके बहुत सारे काम है ना, जब किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। फुल फॉर्म क्या जी? DPIIT की डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये लॉन्च करने वाला जी। इसमें क्या होगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है जी। एक पोर्टल होगा, एक वेबसाइट होगी ये जो लॉन्च कर रहे हैं, आत्मनिर्भर निवेशक मित्रा।
ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा जी लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग, अप्रूवल के रिगार्डिंग या क्लियरेंस के रिगार्डिंग। मान लो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई लाइसेंस है नहीं है उसके पास, कोई अप्रूवल मिल चुकी है बिजनेस की आपने दिया है गवर्नमेंट से, या क्लियरेंस मिल चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पर, सारी सूचना मिलेगी इस पर। ये क्या है, इन्वेस्टर को हेल्प करेगा जी वेरियस स्टेक होल्डर से कनेक्ट करने के लिए। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिसपे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्री एसोसिएशन और स्टेट डिपार्टमेंट सारे क्या है एक साथ मिल जाएंगे जी इस पोर्टल पे। ये प्रोजेक्ट इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत है जी। इन्वेस्ट इंडिया एक एजेंसी है जी जो लॉन्च की गई 2009 में, सेटअप किया गया। ये नॉन प्रॉफिट वेंचर है जी, गैर लाभकारी एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्ट इंडिया। ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए 2009 में बनाई गई। किसके अंदर बनाई गई ये इन्वेस्ट इंडिया? ये भी DPIIT के अंतर्गत है, मतलब अंतर्गत है, अंडर है, काम करती है। और ये DPIIT हमने जान लिया क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था। नेक्स्ट जी भादर डैम, ये अभी न्यूज़ में है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? राजकोट में, ये गुजरात में है। ये सौराष्ट्र रीजन है जो गुजरात में। ये सेकंड लार्जेस्ट डैम है भादर डैम, किसके बाद? शत्रुंजी डैम। यहाँ पे शत्रुंजी डैम है, सौराष्ट्र रीजन की बात हो रही है जी जो गुजरात में है। यहाँ पे राजकोट है, वहाँ पे सबसे बड़ा डैम है शत्रुंजी डैम, उसके बाद भादर डैम है, ये अभी न्यूज़ में है जी। भादर डैम कौन सी रिवर पे? भादर रिवर ही है जी, भादर के नाम से। ये सौराष्ट्र रीजन में गुजरात के। अब भादर रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये काठियावाड़ रीजन है जो सौराष्ट्र रीजन भी बोलते हैं, या काठियावाड़ रीजन गुजरात का। ये मेजर रिवर है जी भादर वहाँ पे। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है जी? निकलती कहाँ से? राजकोट डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। वहाँ पे वड्डी एक जगह है, वहाँ से निकलती है। लगभग 261 मीटर अब है सी लेवल से इसकी ऊंचाई जो निकलती है जहाँ से। ये फ्लो सौराष्ट्र रीजन में करती है, फाइनली अरेबियन सी में मिल जाती है। कहाँ पे? पोरबंदर नाम की जगह जी, जिसे नवियो बंदर भी बोलते हैं, वहाँ पे जाके मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है रिवर की? 198 किलोमीटर है। और ये लगभग 1/7 एरिया है जो सौराष्ट्र रीजन का, उसको ड्रेन देती है जी, मतलब पानी देती है वहाँ पे, प्रोवाइड करती है 1/7 रीजन को, सौराष्ट्र रीजन को। तो इसकी लेंथ कितनी है, कितने रिवर को पानी देती है, कोई ज़रूरी नहीं है, बस कहाँ से ओरिजिनेट करती है और कहाँ पे, ये याद रखना है। तो आज के इतने टॉपिक थे जी। अब क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन करते हैं जी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जी अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक स्पेशल लेक्चर लिया था जी इस पर, स्टेट इलेक्शन कमीशन, अभी न्यूज़ में था ये, तो सारा डिटेल्स हमने पढ़ा है। बताइए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 243 के, या 240 के, 244 के, या 217? जी हाँ, बिल्कुल सही, 243। आर्टिकल 243 के अंदर बनाया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। के सब क्लाउज है जी 243 में, ABCDEFG के तक ऐसे कुछ लिखे हुए हैं जी प्रोविजन। तो 243 के द्वारा बनाया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट में बनाना अनिवार्य है जी, कंपलसरी है ये 73rd अमेंडमेंट किया गया जी 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पंचायती राज को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सीक्स टू असिस्ट इन इकोनॉमीज इन एवेल्युएटिंग देयर इनोवेशन परफॉर्मेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर ऑफ GII। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जी, ये पूछा है कि कौन से क्राइटेरिया के बेस्ड पे ये निकाली जाती है इंडेक्स, कौन कौन से क्राइटेरिया देखे जाते हैं। आपके ऑप्शन है जी, ऑप्शन से पहले पढ़ तो लो क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट, मार्केट सोफिस्टिकेशन और क्रिएटिव आउटपुट्स। बताओ जी इन सबको, इन सब में से कौन कौन सा है? 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 4 5, या ऑल ऑफ द अबव? जी इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर है इसका। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये क्या सारे क्राइटेरिया के बेस पे निकाली जाती है। ऐसा एक बार जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, पढ़ा होगा आपने, वर्ल्ड बैंक निकालता है इस इंडेक्स को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसे वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं? 2 बार UPSC पूछ चुका है ये क्वेश्चन, 2017 में, 2018 में। यकीन नहीं आता तो देख लो, 18 या 19 में पूछा है जी, 2 साल में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बैक टू बैक पूछा है। तो इसलिए इंडेक्स वगैरह पढ़ना जरूरी हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो ये योजना है जी आयुष्मान भारत, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, सही। PMJ जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इज बीइंग सिग्निफिकेंटली फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी लो कॉस्ट केयर सच एज डायलिसिस continued to be utilized without disruption even during the COVID pandemic and the lockdown। ये बोल रहा है जो PMJ स्कीम है ना, COVID-19 में भी जी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तब भी बिना किसी परेशानी के इसने अपना काम किया, जो ये काम करती है, हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करती है ना जी, ट्रीटमेंट वगैरह। सेकंड बोल रहा है
जनरल मेडिसिन द ओवरवेलमिंगली मेजर क्लिनिकल specialty accounted for over half the claims exhibited a V-shaped recovery and after falling during the lockdown and reached pre-COVID-19 levels in December 2020। देखो जी, लॉकडाउन के बाद, जैसे लॉकडाउन के बाद क्या है जी, इकोनॉमी हमारी लॉकडाउन में कोलैप्स कर गई थी, थोड़ा नेगेटिव में चली गई थी। तो ये बोल रहा है जनरल मेडिसिन में क्या है, जो ये हमारी इकोनॉमी है वी शेप रिकवरी हुई है लॉकडाउन के बाद। वी शेप का मतलब है जी जैसे ऐसे घटी थी रिकवरी, मतलब हमारी इकोनॉमी जैसे एक्स वाई स्केल बना लीजिए, ऐसे घटी थी हमारी इकोनॉमी। मान लो यहाँ पे चल रही थी पहले इकोनॉमी, अब ये घटी, डिक्रीज हुई, तो अब ये क्या है, उसी रेट से इंक्रीज कर रही है, समझ रहे हो, इनहेंस हो रही है, तो ये वी शेप रिकवरी होती है। तो ऐसी रिकवरी हुई है क्या जनरल मेडिसिन में? आपके ऑप्शन करेक्ट बताने जी कौन कौन सा है। ऑप्शन है जी 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही है, दोनों गलत। दोनों बिल्कुल सही है जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल वी शेप रिकवरी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पे। पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना। पी नोट्स भी बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, कई बार हमने पढ़ा जी करंट अफेयर में। ये क्या होते हैं? दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ओवरसीज इन्वेस्टर दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद द सेबी टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। जो पी नोट्स होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि सेबी के अंदर रजिस्टर नहीं होते। जैसे मान लो जी हमारे इंडिया में किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, निवेश करना, पैसा लगाना है, तो सेबी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन ये सेबी के पास रजिस्टर नहीं होते और फिर भी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो बाद में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, पहले ये बताओ ये सही है कि गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है दी इन्वेस्टर्स एंजॉय द वोटिंग राइट इन द रिलेशन टू द शेयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये क्या है? जिन्हें वोटिंग राइट भी होता है, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं जो पी नोट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास वोटिंग राइट भी होता है। मान लो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पास मतलब वोटिंग राइट होगा। अगर मान लो कुछ डिसीजन लेना है कंपनी में, तो इनके पास भी वोटिंग राइट होता है, ये भी उसमें डिसीजन में अपना पार्टिसिपेशन देंगे, भाग हिस्सेदारी करेंगे, भाग लेंगे। तो करेक्ट कौन सा जी? दूसरा बिल्कुल गलत है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। पहला बिल्कुल सही है। ये एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स का सेबी के पास रजिस्टर नहीं होते जी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे 1992 में एक एक्ट बनाया गया और स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। ये जो मार्केट होती है ना, स्टॉक मार्केट, जहाँ पे बॉन्ड शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, उसको रेगुलेशन देती है जी, मतलब नियम बनाती है उसके लिए। अब जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं वो कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं? मतलब पहले ही मान लो कोई कंपनी है जी, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है जी, कोई विदेशी निवेश करता है जी, तो वो सेबी में रजिस्टर है, तो इसके पास ही क्या है, इसको अपना पैसा दे देगी, FII के थ्रू ये इन्वेस्ट करेंगे जी कुछ लोग, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो FII इसे जारी करती है। जो इन्वेस्टर मान लो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्हें दे देगी जी पार्टिसिपेटरी नोट्स, एक कागज़ दे देगी जिस पे लिखा होगा पी नोट्स, कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, वो ही है और कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको बताना करेक्ट कौन सी है। NDRF इज लोकेटेड इन पब्लिक अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिजर्व फंड नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। एक पब्लिक अकाउंट है जी इंडिया का। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? बिल्कुल है जी 267 267 अनुच्छेद में लिखा हुआ है पब्लिक अकाउंट, तो उसके अंतर्गत ही NDRF उसी के अंतर्गत है। और इसमें क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता जी रिजर्व फंड में। सेकंड बोल रहा है रिलीफ एक्टिविटीज़ फॉर ऑल दी कैलेमिटीज़ आर मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जितने भी मान लो जी आपदा आ रही हैं, उनके रिगार्डिंग कोई भी मान लो कोई भी रिलीफ एक्टिविटीज़ करना, किसी को पैसा देना, मान लो जी ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, कोई भी नुकसान हुआ है किसी भी आपदा से, संकट से, क्लेमिटी से, क्लेमिटी का मतलब है आपदा या संकट, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही मॉनिटर करती है सारी एक्टिविटीज़ को। थर्ड बोल रही है NDRF अमाउंट कैन बी स्पेंड ओनली टूवर्ड्स द मीटिंग द एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। जो NDRF में पैसा होता है ना, जितना फंड है जो इसका NDRF में, वो सारा पैसा केवल और केवल एमरजेंसी सिचुएशन में, जो एमरजेंसी सिचुएशन आई होती है ना, जैसे अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसके लिए ही पैसा यूज हो सकता है, किसी और चीज़ के लिए नहीं हो सकता। तो मान लो जिन लोगों को नुकसान हुआ उसका पैसा देना, कंपनसेशन देना, मुआवजा देना, तो उसके लिए यूज हो सकता है। अब सही बताना जी कौन सा, 1 2 ओनली, 1 3 2 3 या 1 ओनली। अब आपको पता तीनों तो सही है नहीं, कोई एक सा तो गलत है या दोनों गलत हैं, कोई दो तो गलत है या एक गलत है। जी हाँ बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारी इसमें लिखा है ऑल क्लेमिटीज़ आर मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बिल्कुल गलत है जी। सारी जो एक्टिविटीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही नहीं करता, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है मॉनिटर। जैसे ड्रॉट आ गया जी, ड्रॉट का मतलब है सूखा पड़ गई जी, बारिश ही नहीं हो रही, क्रॉप खराब हो गई जी, फसल खराब हो गई। या फिर हेल स्टॉर्म हो गई जी, हेल स्टॉर्म का मतलब है ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई,
तो ये मॉनिटर कौन करता है, मॉनिटर मतलब देखभाल, इनकी जांच कौन करता है, कितना नुकसान हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और बाकी के सारे कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये दूसरा जहाँ जहाँ पे काट दो, और 1-3 सही है जी, बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भी सही है, इसका पैसा केवल और केवल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही खर्च होता है इस फंड का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये पिछले 1 साल से न्यूज़ में है जी, 1955 का एक्ट है ये। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बोलिए, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टेब्लिश टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स द सप्लाई ऑफ विच if obstructed owing to hoarding or black marketing would affect the normal life of the people। ये जो एक्ट है जी ECA का, ये पार्लियामेंट ने पास किया किस लिए, ताकि जो भी ऐसी कमोडिटीज जिनकी होर्डिंग कर ली जाती है, होर्डिंग का मतलब है जी जमाखोरी, मान लो किसी ने मान लो 1 लाख टन प्याज जमा कर ली और प्याज मार्केट में ख़त्म हो गई, समझे, प्याज का मतलब ऑनियन, आप अंग्रेज लोगों को तो पता नहीं हो, प्याज को ऑनियन बोलते हैं जी इंग्लिश में, ऑनियन। तो ऑनियन क्या है जी, कुछ लोग अनियन भी बोलते हैं, ऑनियन। जो प्याज है ख़त्म हो गई मार्केट से सारी, क्योंकि मान लो ए पर्सन ने जमा कर ली जी लगभग 10 लाख टन, क्या पता इतनी होती भी ना हो, पता नहीं कितना प्रोडक्शन है, पर मान लो प्याज जितनी मार्केट में थी इसने खरीद के और गोदाम में स्टोर कर ली, होर्डिंग का मतलब है स्टोर। अब क्या है, प्याज मार्केट में है नहीं तो डिमांड है, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो पहले 20 रुपये किलो थी, अब चलेगी 100 रुपये किलो, 150 किलो, अब ये बेचेगा मार्केट में, समझो, ये होर्डिंग है। तो होर्डिंग वगैरह ब्लैक मार्केटिंग इसी को बोलते हैं, इसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। क्या ये सही बात है? नेक्स्ट है जी, द स्टेट्स कैन इंक्लूड न्यू कमोडिटीज एंड एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज एंड द ओनली सेंटर कैन टेक दैम ऑफ द लिस्ट वंस द सिचुएशन इंप्रूव। जो भी कमोडिटी इस एक्ट में होती है ना जी, मान लो प्याज इसमें डाल दी या फिर आलू डाल दिए इस एक्ट में, कि ये इसमें कोई होर्डिंग नहीं करेगा, जमाखोरी नहीं करेगा इन कमोडिटीज़ की, इन कमोडिटी का मतलब है प्रोडक्ट, कोई भी थिंग चीज़, इनकी होर्डिंग नहीं करेगा कोई, अगर वो डाल दी तो उन एक्टिविटीज़ को क्या है इंक्लूड कौन कर सकती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो ऐसा ये बिल्कुल सही है क्या? अब आपको बताना 1 सही है, 2 दोनों सही है, दोनों गलत। देखो जी, दूसरा बिल्कुल गलत है, सेंटर और स्टेट दोनों को अधिकार है इंक्लूड करने का, लेकिन अगर सेंट्रल और स्टेट में कन्फ्लिक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही माना जाएगा, लेकिन दूसरा गलत है, स्टेट भी कर सकती है। तो जहाँ जहाँ पे 2 वो काट दो, 1 सही है जी, पहला बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है जी स्टेटमेंट। पहली बोल रही है, इन ए PIL देर इज़ नो डिटर्मिनेशन ऑन एडजुडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट। देखो जी, जो इंडिविजुअल राइट है, एक पर्सन का अधिकार है, उनके लिए ये PIL नहीं होती, ये क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट हो, अगर बहुत सारे लोगों का कोई राइट उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तभी PIL दाखिल की जा सकती है कोर्ट में। तो ये सही है क्या, जो स्टेटमेंट पहली बोल रही है कि इंडिविजुअल राइट के लिए नहीं है ये। इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है, जो फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार जो पर्सन को मिले हुए सिटीजन को, उनकी इक्वलिटी, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को एक्सपेंड करने के लिए ये PIL का कंसेप्ट लाया गया। अब बताओ जी करेक्ट कौन सा है? दोनों करेक्ट हैं जी, सी आंसर करेक्ट सही है इसका, दोनों करेक्ट हैं। ये इंडिविजुअल राइट के लिए नहीं, बल्कि जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है तभी PIL कोर्ट में आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं आपका सिर्फ राइट क्या है वायलेशन हो रहा है तब डाल दोगे ना। ये कहाँ से आया जी, ओरिजिनेट हो गया PIL का कंसेप्ट? ये जी ओरिजिन तो हुआ था इसका US में, अमेरिका में, PIL का, लेकिन इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जी मेन जो जज थे जी PN भागवती, एक PN भागवती, और एक थे जी अयंगर नाम से थे जी, कृष्ण अयंगर कुछ नाम था उनका, मेन थे PN भागवती, ये याद रखना, और अयंगर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में इसको, PIL के कंसेप्ट को। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है, इट फंक्शन डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर की मिनिस्ट्री है जी, मंत्रालय, उसके अंडर काम करता है क्या डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है क्या? एक्स ऑफिशियो का मतलब है जो जिस टाइम पे सेक्रेटरी होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, वो CSB का चेयरमैन बन जाएगा, अध्यक्ष ऑटोमेटिक। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में जितने भी बिजनेस काम होते हैं ना, उनको फंक्शन स्मूथ कराने के लिए ये काम करता है क्या, अच्छे से फंक्शनिंग हो उनके लिए। 1 करेक्ट है, वो 2 3 1 3 या 3 करेक्ट है। देखो जी, पहला बिल्कुल गलत है, कहाँ कहाँ पे काट दो, दूसरा तीसरा सही है जी, B करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत क्यों है जी,
क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अंडर काम नहीं करता, ये पीएमओ के डायरेक्टली पीएमओ के अंडर काम करता है जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। आर्टिकल 310 और 311 ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताना है किससे रिलेटेड है ये। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन रिलेटेड है क्या? प्रेसिडेंट पावर से रिलेटेड है जी, प्रेसिडेंट की पावर है जो पार्डनिंग की उससे रिलेटेड है, या इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग मातृभाषा में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उससे रिलेटेड है, या फिर सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्विस की सर्विस कंडीशन होती है जी जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, इनसे रिलेटेड है क्या? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर। सिविल सर्विस की जो सर्विस कंडीशन है उससे रिलेटेड है आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट पे। विद रिगार्ड टू मीडिया इलेक्शन पॉलिटिकल राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी मीडिया इलेक्शन से रिलेटेड, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है मीडिया पर्सन आर गिवन स्पेशल पासिस टू इंटर पोलिंग स्टेशन टू कवर द पोल प्रोसेस द काउंटिंग हॉल्स ड्यूरिंग द एक्चुअल काउंटिंग ऑफ वोट्स। मीडिया पर्सन को जी स्पेशल पासिस दिए जाते हैं, उनके पास अनुमति होती है कि मान लो जहाँ पे वोटिंग हो रही है, इलेक्शन होती है, पोलिंग स्टेशन वगैरह पे इंटर कर सकते हैं। ऐसा होता है क्या? स्पेशल पासिस होते हैं इनके पास, घुस सकते हैं कहीं पे भी। नेक्स्ट है जी ऑल रिकॉग्नाइज नेशनल स्टेट पार्टीज आर अलाउड फ्री एक्सेस टू द स्टेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्केल फॉर द देयर कंपेन्स फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन ड्यूरिंग इलेक्शन। जो जितनी भी रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टीज होती हैं ना जी, वो अलाउड होती हैं कि जो स्टेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं उनके पास फ्री एक्सेस अलाउड कर सकें, उन्हें फ्री एक्सेस दे सकें उनके कंपेन के लिए इलेक्शन के टाइम पे। जो अब कंपेन करते हैं ना, अभियान करते हैं, मीटिंग वगैरह पब्लिक को एड्रेस करते हैं, तो ये क्या सही है क्या? बिल्कुल वन सही है, दूसरा दोनों सही है, कौन से सही है जी बताओ? देखो जी दोनों सही हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी क्या हो जाएगा? समाप्त, फिनिश।